बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है आप सब लोगों को, जुमा मुबारक। प्रोग्राम के आगाज़ में सब लोग जो कि अक्सर मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं मेरी वार्डरोब के बारे में, तो मैं बता दूं महरियाम ब्रांड है जिसके आजकल मैं ड्रेसेस पहन रही हूँ। आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ समर क्लियरेंस सेल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इनका फ्लैगशिप स्टोर है जहाँ पर एक वाइड रेंज मौजूद है लेडीज, जेंट्स और बच्चों के कपड़ों की। आप जा सकते हैं, स्टिच और अनस्टिच कपड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको 50% ऑफ भी यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम प्रोग्राम में सेगमेंट्स करेंगे, आज की खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा मुलाजिम है, खादिम है, वो मुझसे ज़्यादती करता है, नाफरमानी करता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो क्या मैं उसको मार सकता हूँ, यानी उसको पीट सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दिन में 70 मरतबा दरगुज़र करो। अरबी ज़ुबान में जब 70 का हिंसा बोला जाता है तो इससे मुराद कसरत अदद मुराद है, यानी मुराद ये है कि बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं दिन में। तो 70 मरतबा से मुराद यानी कई 70 मरतबा, कई मरतबा बेशुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आपने फरमाया कि दिन में 70 मरतबा उससे दरगुज़र करो, उसको मुआफ़ करो। तो अब आप ये देखिए कि इसमें जो तालीम हमें दी जा रही है वो ये है कि जो हमारे मुलाजिम हैं, हमारे खादिम हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे निज़ाम को संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं, ताउन करते हैं और जिनकी वजह से हमारी मईशत का पहिया चलता है, तो हमें चाहिए कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती, कोई ख़ता हो जाती है, और बल्कि इस हदीस में तो आप देखिए कि मुलाजिम ज़्यादती करता है, नुकसान पहुंचाता है, फिर भी रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि दरगुज़र से काम लो। तो अगर इंसान से बेइरादा और बिल्कुल ऐसी हालत में कि जब उसको किसी बात का पता ही नहीं चलता और उससे गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे शख्स को तो बहुत ही ज़्यादा हमें मुआफ़ करना चाहिए। तो ये तालीम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहिब ने अपने खादिम को या अपने ग़ुलाम को मारा, पीटा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तू अपने इस ग़ुलाम को इतना पीट कि जितना तू कल क़यामत के दिन अपने मालिक की मार सह सके। तो उसके बाद उस सहाबी ने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। तो ये हमें चाहिए कि हम भी अपने माताहतों के साथ और जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनके साथ हम नरमी का रवैया इख्तियार करें और उनको माशी तौर पर तंगदस्त और परेशान करने के बजाय उनके लिए सहूलत का बाइस बने। आज का पैगाम आपके साथ शेयर किया। खबरें कौन सी? आज की पहली खबर, गोहर इजाज की क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब, टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। हुकूमत बिजली सारिफीन से फिर हाथ कर गई, रिलीफ शुदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली का फैसला। अच्छा जी, खबरें हमारे पास हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। कल हमने ये डिस्कस की कि बारहा ये कहा जा रहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर को मुश्किलात का सामना है। सो अब बिजली 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जी इमरान भाई।
जी देखें जी, बिल्कुल टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, कल तक की मैं बात बता रहा हूँ कि इस मुलाकात से पहले तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस तरह हो गई थी कि एक तो बरामदी और दरामदी चीज़ों पर टैक्स जो है वो था, बिजली महंगी थी, गैस महंगी थी, और इसके बाद की जो सूरत हाल थी वो ये हो गई थी कि टेक्सटाइल सेक्टर ने क्या किया कि जहाँ पूरा महीना फैक्ट्रियाँ चलती थी वहाँ पर उन्होंने उनको कम करके 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन इस तरह कर दिया था। और उससे ऑब्वियसली चूँकि लाखों लोग जो हैं वो इस शोबे से वाबस्ता हैं, मुलाजमीन, फिर आगे उनकी फैमिलीज़ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो दरपेश थे। ऑब्वियसली जब टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो चलेगा नहीं तो उसके बाद फिर बेरोज़गारी ही पैदा होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जो इसको यूनिट जो है वो 20 रुपये करने का फैसला किया गया। अभी ये सिर्फ डिसीजन जो है वो लिया गया है, और हुकूमत और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है गौहर एजाज साहब की क़यादत में, जो कि पैटर्न इन चीफ़ है, इनकी क़यादत में जो वक्त मिला है उसमें यकीन दहानी तो करा ही है वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने। मैं यही इरफान से पूछने वाली थी, ये भी हमें इसहाक डार साहब के आने के समरात ही नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर हर जगह बेहतरी नज़र आ रही है वहाँ पर चले टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी रिलीफ है? ना बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनके आने के बाद जो आपको काफ़ी अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि अगर किसी भी हुकूमत का पहिया अगर चलना है तो वो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर चलना है। बिल्कुल सही। इंडस्ट्री जो है उसमें अगर आप उस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ना तो रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे। आप देखें कि कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने ममालिक से यूनिट उठा के दूसरे ममालिक में लगा दिए जहाँ पे उनको पता चला कि वहाँ पे फैसिलिटेट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश चले गए, चाइना चले गए, और यही वजह थी कि जब आप अपने मुल्क में उन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं उनको अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे, या दीगर जो इंडस्ट्री है उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो वो लोग यहाँ से जा रहे थे। जब आपका सरमायादार इस हद तक चला जाए कि वो मुल्क के अंदर कारोबार अपना ख़त्म कर दे और दूसरे मालिक में जाके कारोबार शुरू करे, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और पिछले 4 साल में हमें ये सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आई, और इसी वजह से अब देखें कि तब भी गौहर एजाज साहब की जानिब से जो है वो ऐसे इक़दाम किए गए, हुकूमत से मुज़ाकरात किए गए, हुकूमत से बातचीत की गई कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आप इसके ऊपर फोकस करें, ये आपको बड़ा ज़र जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकता है। डॉलर आप जिसके बारे में हर रोज़ बातें चाहे सुनते हैं कि डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर की वजह से महंगाई होगी, ये अगर आप इंडस्ट्री जो बैरून मुल्क में चीज़ें आपकी बेचती है, ज़र मुबादला वो आप पाकिस्तान में लेके आते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना, मैं समझता हूँ कि किसी भी समझदार हुकूमत का ये सबसे पहले जो एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब देखिए कि इंडस्ट्री अगर चलेगी तो उसमें मज़दूर को रोज़गार मिलेगा, मज़दूर को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री आपके बैरून मुल्क चीज़ भेजेगी, ज़र मुबादला आपके पास आएगा, डॉलर आएगा। अब जो है 19 रुपये 99 पैसे, ये सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जो आम शहरी है वो अगर 40 रुपये के करीब जो यूनिट का बिल अदा कर रहा है, तो इंडस्ट्री के 1900 रुपये जो है वो क्यों दिया जा रहा है? 19 रुपये 99 पैसे ये क्यों उनको दिए जा रहा है फ़ी यूनिट का? तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि जहाँ पे एक सारिफ जिसने घर में बिल इस्तेमाल करना है, बिजली इस्तेमाल करनी है, उसका इतना लोड नहीं है जितना इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री ने अगर वहाँ पे कारोबार करेगी तो ज़र मुबादला आएगा, लोगों में रोज़गार जाएगा, पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा। आपके जैसे मुल्की हालात हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी भी इंडस्ट्री के जो ऐसी तंजीमें हैं उनको भी इसी डगर के ऊपर चलना चाहिए। और लेकिन इरफान ये भी चीज़ देखें ना कि ये जो हुकूमत ने कल मुज़ाकरात किए हैं टेक्सटाइल सेक्टर से, एसोसिएशन से, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम बरामदी शोबे को, हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये 20 रुपये टैक्स जो है ना, 19 रुपये और 99 पैसे जो है वो देंगे। अभी बाकी सेक्टर्स भी हैं, बाकी आप देखें कि क्या ज़रूरी है कि हर सेक्टर जो है वो बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करेगा या आपसे मुज़ाकरात करेगा, फिर आपको खुद से ये सोच क्यों नहीं आती? अब आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुज़िश्ता रात मैं एक फ़ुटबॉल अकेडमी में गया जो कि शहर की बहुत बड़ी, बल्कि सूबे की बहुत बड़ी फ़ुटबॉल अकेडमी है। मैं वहाँ पर गया, आप यकीन जाने उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम 90 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो पे कर रहे हैं। अंदाजा अब आप ये देखें ना, ये मैं एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि मे भी ऐसे पता नहीं कितने सेक्टर होंगे जो ऐसे ही 60 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये जो है वो पे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने शोबों की बेहतरी करनी है, तरक्की करनी है, तो हुकूमत को जो है वो रिलीफ देना होगा। जिस तरह इरफान ने बात की कि एक वक्त तो ऐसा आ गया था
कि यहाँ से तमाम तर इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो गई थी। अब बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो पाकिस्तान आना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा था कि भाई यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली बहुत महंगी है, इसीलिए तमाम लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी तमाम तर इंडस्ट्री जो है वो दीगर ममालिक में शिफ्ट कर ली थी, जिसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, चाइना, वो तमाम अपनी इंडस्ट्री वहाँ ले गए। तो ऑब्वियसली इससे भी मुल्क की बेरोजगारी जो है बड़ी असर बात होती है प्लानिंग की। अगर ये आप करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप अगर आप इस चीज तसलसल से ये चीज शुरू कर दे कि वो सेक्टर रिजल्ट मिलेगा, आप बाकी जगहों पर जो भी मुल्क की इसी तरह मैशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको भी रिलीफ फराहम करें, तो ये बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ इसहाकडार साहब यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे सामने है जी, वो ये कह रहे हैं अभी तो डंडा चलाया ही नहीं और डॉलर का रेट मार्केट में खुद ठीक हो गया है, ये उन्होंने कहा है। सो आगे हमें मजीद थोड़ा सा पुरसकून रहना चाहिए। देखिए जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भी टारगेट लग रहा है कि 200 रुपए से नीचे जो डॉलर आएगा और जो आएगा ना इरफान, हमने अपने इसी प्रोग्राम में कुछ अर्सा कबल ये कहा था कि डॉलर की जो असल कीमत है ना वो 170-180 है, ठीक है। ये आर्जी रेट जो है वो बढ़े हुए हैं और वही इसहाकडार साहब ने कहा है। और ये अब मैं सिर्फ जानना ही चाहता हूँ, ये इसहाकडार साहब ने ये कहा क्या है कि अभी तो मैंने डंडा चलाया नहीं और डॉलर नीचे आ गया। भाई फेडरल लेवल में आप खुद फेडरल गवर्नमेंट में आप खुद बैठे हुए हैं, तो डंडा वहीं पे चलाया। मईशत चलाने के लिए आपको ऐसे इकदाम तो करने पड़ेंगे। वो जो बात कर रहे हैं डंडे की, कई ऐसा सेक्टर है जो पैसा दबा के बैठा हुआ है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा रोक लिया जाता है। वो जो आप बात सुनते थे ना पहले भी कि इसहाकडार ने मसनूई तौर के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जब आप लोग कारोबार करने ही नहीं देंगे, हुकूमत लोगों को कारोबार करने ही देगी, तो वो पैसा आप ये देख लें, आपका ये जितना प्रॉपर्टी टाइकॉन्स थे सबसे पहले तो उन्होंने पैसा दबाया, सबसे पहले उन्होंने दबाया, मार्केट में पैसा नहीं आ गया। लेकिन चले हौसला रखे और ये कहा जा रहा है कि जी जो मजीद डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आएगी, हमें तो सबसे अच्छी बात और खुश आएंगे ही लग रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी आम बिजली सारिफीन की, उनके साथ अब क्या हुआ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, हुकूमत बिजली सारिफीन से एक बार फिर से हाथ करके रिलीफ शुदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली का फैसला किया गया है। तो अभी इमरान भाई कह रहे थे हम खुश हो गए थे कि बिल कम आएंगे, तो खुशी खत्म हो गई। अब देखिए जी, जब ये इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम इरफान साहब ने लगाए हैं सोलर पैनल इसलिए वो हमारे पे हंस सकते हैं, इसलिए आप हंस सकते हैं, इरफान साहब मान लें। जून में जब इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो लेंगे, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम जुलाई में भी लेंगे। तो लोगों ने क्या किया, एक तो लोग जो है प्रोटेस्ट पे आ गए और उसके बाद ताजिर बरादरी जो है वो भी प्रोटेस्ट करना शुरू हो गई, और फिर लोगों ने जलाओ गिराओ जो है वो करना शुरू कर दिया। जितने भी वापडा के दफातर थे वहाँ पर लाइनें लगी होती थी, यहाँ तो वो लाइनें लगी होती थी बेचारे जो है वो इकसाथ करवाने वालों की, यहाँ वहाँ पर लोग जो हैं वो हाथों में बिल लेके प्रोटेस्ट करते थे। मुझे पता भी नहीं, हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पर वापडा का ऑफिस है, तो मुझे कभी पता भी नहीं था यहाँ ऑफिस है। लेकिन जिस दिन सुबह 7 बजे लोगों का हुजूम देखा तो आप यकीन माने वापस 4 बजे जाते तक लोग वहाँ पे मौजूद। ये सिर्फ आपके घर का या आपके इलाके का मामला नहीं था, ये पूरे लाहौर में यही सूरत हाल थी। और चूँकि ये ऐलान जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था और शहबाज शरीफ साहब ने, और अब जो है वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के लोग जो है वो खुश हो गए कि चले जी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो हमें चार्जेस और सर चार्जेस पड़े थे वो अब निकल जाएंगे। लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा चले मामला ठंडे हो गए हैं, अब इनको ना दोबारा निचोड़ो और इनसे जो है ना वो खून पसीना जो है ना इनका निचोड़ के इनसे दोबारा वो चीजें आवाम की रिलीफ बड़ा मुश्किल है। अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई, बिजली मतलब आप कुछ भी कर लें फान, आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं ना। आपने जो बात की ना, मैं हंस रहा था। आपको पता है कि जब टेंशन ज़्यादा हो जाए तो एक थेरेपी यूज़ की जाती है, लाफ थेरेपी जो है, जिसको कहा जाता है कि आप हंसे तो शायद आपकी टेंशन जो थोड़ी सी रिलीज हो। ये वो उसके लिए हंसी ये वो थेरेपी कर रहा था, ये वो थेरेपी कि अब देखें कि जो जून के जो हम बड़े खुश थे कि यार जून तो गुजर गया, ठीक है, जुलाई भी गुजर गया, अब वो जून से शुरू करेंगे। और पहली किस्तें जो हैं वो 1 रुपया और 64 पैसे या 70 पैसे जो हैं वो हर यूनिट के हिसाब से वो आपसे ऐड करेंगे। यानी कि अगर आपका 300 यूनिट या 400 यूनिट चल रहा है तो आप समझे कि उसमें 800 रुपया आपका पिछले जून का जो है, जून में जो आपने इस्तेमाल किया वो ऐड होगा।
यहाँ पे बिल जो है वो 300 यूनिट तो मामूली बात है, मामूली बात है, मामूली बात है। और कोई गरीब आदमी के लिए को प्लान है ही नहीं कि उसको बस आपने निचोड़ना है, खून का आखिरी कतरा भी उसमें से निकाल लेना है, कभी बिलों की सूरत में, कभी आप उसको जो है वो आटे दाल चीनी की इनकी महंगाई की सूरत में। आप देखिए, जैसे आप बात कर रही हैं कि जो लोग सुबह 7 बजे लाइनों में खड़े हो जाते थे, आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी कि उन्होंने अपने कारोबार भी तबाह किए, उन्होंने अपना वो दिन जो है वो किसी ने अगर मजदूरी के लिए जाना है, वहाँ पे डेफिनेटली वही लोग आए हैं ना जो इन बिलों से परेशान थे। बिल्कुल, और इतनी लंबी लाइनें वहाँ पे लगी। यकीन मानिए, कभी सेहत कार्ड, कभी एहसास प्रोग्राम, वो जो 2000 रुपए दिए जाते हैं, इतना रश लोगों का होता है कि देख के परेशानी होती है कि किस कदर लोग ज़रूरतमंद हैं। और ये हर जगह पे ये हालात है कि आप सड़क के ऊपर चले जाएं, कभी सिग्नल के ऊपर खड़े हों तो आपको मोटरसाइकिल, बड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा शख्स जो है वो आपको हर शख्स परेशान नज़र आए। मैं अभी कुछ दिन पहले भी ये बात कर रहा था कि लोगों के अंदर जो है वो खुशी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। लोग जो हैं वो आपको इस कदर परेशानियों में हुकूमतों ने इनको जकड़ दिया है कि उनके पास कोई भी ना तो इंटरटेनमेंट रह गई, और ऊपर से ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई बुरी खबर हम उनको सुना देते हैं कि अच्छा इरफान, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, बिल ज़्यादा आते हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा माहाना रेवेन्यू जो है वो कौन जनरेट करता है, मतलब किसको पैसे हासिल होते हैं सबसे ज़्यादा? गवर्नमेंट को डेफिनेटली। नहीं भाई, आपको पता ही नहीं, सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना वो हासिल होते हैं लाइनमैन को और रीडर को। आप क्या करते हैं, आप क्या, सही बात है ना, सही बात है, आप क्या करते हैं कि आप अब ज़्यादातर गरीब आदमी को ये मसाइल होते हैं बिलों के, जिस बेचारे ने पे करना ही करना है। बड़ा आदमी, असर रसूख वाला आदमी पता क्या करेगा, लाइनमैन या रीडर से बात करेगा, और वो क्या करेंगे, वो पूरे इलाके से बात करके ना फिर बिजली जो है ना, वहाँ पर बिजली चोरी कैसे रुकेगी? आपकी बिजली चोरी नहीं रुक सकती, ठीक है, आप नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टाफ है वो खुद इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, जब आपके पास विजन नहीं ना होगा फिर ऐसे मसाइल पैदा होंगे। विजन पता है क्या होता है? वो ये होता है कि आपने, अगर आपके पास, आपके मुल्क में आपके पास बिजली नहीं है तो आपने ऑल्टरनेट क्या देना है, आप क्या दे सकते हैं? हमारे इस मुल्क में 10 महीने तो गर्मी रहती है, तो भाई आप सोलर पैनल जो हैं वो उनकी इतनी कम कीमत कर दें कि लोग बेचारे जो हैं वो अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा सके, सोलर प्लेट्स लगा सकें। अब सोलर प्लेट जो है, आप यकीन जाने, जो 3000 की थी वो 32 हजार रुपए की सुई पड़ी। जी, वो तो आप उस रेट उसको भी नहीं रोक पाए। बात कहते हैं मुझे इमरान, तो अगर आपने अवाम को रिलीफ देना है, अवाम को रिलीफ देना है और बेहतरी की तरफ जाना है तो आप ये ऐसे काम करेंगे ना। रिलीफ नहीं देना, अगर रिलीफ देना होता तो ये फिर दोबारा से ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का ये फैसला है, ये दोबारा से इसको वापस ना लिया जाता। आपके आवाम को पूरे बिल देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली देने पड़ेंगे, कोई रिलैक्स अब देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अभी तो शुक्र करें ये जून की बात है, अभी तो जुलाई का आना है, जनवरी से नहीं शुरू हो गए। हाँ, ये भी आपने अच्छी खबर दे दी है, वरना तो कहीं पर कसर नहीं ये लोग छोड़े हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर ये है जी, 21 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना है। रोडा कम आमदन वालों के लिए अपार्टमेंट्स बनाएगा। इसको अच्छी खबर कहना चाहिए। किस तरह से आवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी, रिलीफ मिलेगा? इरफान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ना, देखें, रोडा जो है ये अथॉरिटी जो बनाई गई है नया शहर बात करने के लिए, और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 1948 में शुरू हुआ था सबसे पहले। 1948 के बाद से इसके ऊपर काम करना शुरू किया गया, बातें होने शुरू हुई, प्लानिंग शुरू हुई, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें आपके 3 अजला जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें लाहौर है, जिसमें शेखुपुरा है, इसमें मुरीदके का हिस्सा है, मुख्तलिफ मौजाजात जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। दरियापुरा आपका जो है उसको आपने बड़ा मॉडर्नाइज करना है, उसको आपने, उसकी जितनी ज़मीन है वो आपने यूटिलाइज़ करनी है। और फ़ेज़ 1 जो है, ये फ़ेज़ 1 के अंदर चहारबाग और इसके बाकी जो एरियाज़ थे वो उसको एक्वायर कर लिया गया था, और यहाँ पे अब जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। और आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब इमरान खान थे तो उनकी जानिब से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को शुरू करवा कर एक बड़ा बातें भी की गई थी कि उसके ऊपर हम बड़ी जो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। उस इन्वेस्टमेंट में अभी शायद टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्टेड है,
और उसमें अब ये चहारबाग, जिसको शायद मेरे ख्याल में ये सब्ज़ी मंडी के लिए जगह ली गई थी हुकूमत ने, और अब इसके ऊपर जो है अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। लेकिन इसमें अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली जाए कि ये ना हो कि अगर कोई उसके बाद कोई गवर्नमेंट आए और ये अपार्टमेंट्स जहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं 15-15 मंजिला और ये अपार्टमेंट बन जाएं, तो उसके बाद पता चले कि ये तो सब्ज़ी मंडी की जगह थी, इसको हटा दिया जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, इसके ऊपर पूरे कानूनी जो तकाज़े पूरे किए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक नया शहर जो आपका आबाद होने जा रहा है, और उसमें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी वहीं पे लोगों के लिए सहूलियात जो हैं वो आप सोचें कि लाहौर जिस तरह अब एक्सपैंड कर दिया था कि आपके पास मांगा तक जगह नहीं है। इधर आप फिरोजपुर रोड के ऊपर चले जाएं तो फिरोजपुर आपका बिल्कुल कसूर के साथ तक जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज पहुँच चुकी हैं। इस साइड पे अगर हम चले जाएं शेखुपुरा वाली साइड पे, तो इस शेखुपुरा तक जो है वो हमारी सोसाइटीज़ जो ने जगह ले ली। अब लाहौर में कोई ग्रीन एरिया नहीं रह गया, और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप ग्रीन एरिया जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जो ग्रीन एरिया रहेगा वो वैसा ही रहेगा और उसको डेवलप किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 21 अरब रुपये का रेवेन्यू जो है जिसकी बात की जा रही है अपार्टमेंट्स के लिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बात ये है कि मैं जैसे स्टार्ट किया कि 1948 में इसका जो है वो जिक्र होना शुरू हुआ था कि इसके ऊपर हम काम करें कि रावी के साथ एक नया शहर आबाद किया जाए। लेकिन अगर अब इसको इम्प्लीमेंट इसको कर दिया जाए तो ये एक वक्त की वाकई एक ज़रूरत है। और जैसे ने कहा वक्त की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से इसमें फौरी जल्दी काम जो है मुकम्मल किया जाना है। एक कमेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। इमरान भाई, अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए लाहौर में अभी जो है वो जगह रिहायशी जगह है ही नहीं, स्पेशली कम आमदन के हवाले से बात करें कि अब जो प्लान किया गया है रोडा के तहत वो ये किया गया है कि 15 मंजिला 4 बिल्डिंग बनाई जाएंगी जिसमें अपार्टमेंट्स होंगे जो कि कम आमदन वालों को दिए जाएंगे। चलें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में बात करें, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो तो चलें एक तरफ रहा, वो तो पता नहीं बनना भी है कि नहीं बनना, लेकिन कम से कम ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे चल भी रहे हैं और वो बनाते भी रहे हैं। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि नो डाउट जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो शहरियों को इससे रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन दुआ ये है कि ये प्रोजेक्ट बन जाए और जल्द बन जाए ताकि वाकई आवाम को रिलीफ भी मिले किसी ना किसी सूरत में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस, वापस आएंगे शो में फिर। खुशामदीद कहेंगे। वैसे तो हम अक्सर आपसे आटे के हवाले से ख़बरें डिस्कस करते रहते हैं कि आटा नायाब हो गया, आटा महंगा हो गया, लेकिन ये वो बुनियादी ज़रूरत है जो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, अमीर गरीब सब ने रोटी तो खानी है। सो ये जो रोटी हम अक्सर कहते हैं कि जी हम फ़लाँ आटा इस्तेमाल करते हैं, फ़लाँ आटा इस्तेमाल करते हैं। आटा सफ़ेद भी होता है, सुर्ख रंग का भी होता है, कुछ लोग इस दोनों को मिला के रोटी बना लेते हैं। फिर जौ का आटा होता है, जवार का होता है, मकई का आटा होता है। सो किस शख्स के लिए आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह से डिपेंड करती है। अब अगर इतना महंगा आटा ख़रीद के खा ही रहे हैं तो वो फ़ायदे के बजाय उल्टा अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है फिर तो जी अच्छी चीज़ नहीं है। सो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी बॉडी टाइप के लिए, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं आपको कौन सा आटा खाना चाहिए, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं एक्चुअली तो आपको कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कौन सा आटा जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक है आटलिफ एग्ज़ाम और उनकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सहर, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक कैसा भाई तो यार? बहुत अच्छा है। मैंने तो जैसे ही टॉपिक सुना था, अभी हम ऑफ द स्क्रीन भी बात कर रहे थे, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज नहीं, हर आटा सबके लिए नहीं है। एवरी पर्सनैलिटी टाइप, हर मेडिकल कंडीशन, सब लोगों के लिए डिफरेंट आटा है। आई कांट वेट टू टॉक अबाउट इट। सही। सो अब आ जाते हैं जी सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। बच्चों के लिए हम घर में रोटी तो बना के देनी है। सो एक नॉर्मल तरीका है, घर में जो भी आटा मिल गया या आप ग्रोसरी करने गए हैं, आटे का थैला उठाया लेकर आके, तो बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, रोटी की क्या अहमियत है। आजकल बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, सो आटा कौन सा हमने बच्चों के लिए चूज करना है? सबसे पहले हम एशियंस हैं, रोटी हमारी स्टेपल डाइट में आती है, इसको अवॉइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, एक आटा जो किसी के लिए भी नहीं है वो सफ़ेद आटा है, और वो बच्चों के लिए भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सफ़ेद आटे में आटे की आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, गंदुम की, अना, उसकी ग्रेन की, ठीक है। सफ़ेद आटे में आपके पास सिर्फ वो लेयर रह जाती है जिसमें ना कोई वाइटामिन होता है, ना कोई मिनरल होता है, ना कोई फाइबर होता है।
आपको उससे फ़ायदा नहीं पहुंचता। वो आपके पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ना वो बच्चों ने लेना है ना वो बड़ों ने लेना है। चावल, जहाँ पे मैं एल्डरली लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा मना करती हूँ, बच्चों के लिए मैं चावल बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ, और ख़ास करके चावलों का पानी मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ। वो डेली बेसिस पे बच्चों को उबाल के दें, बी विटामिन, और बच्चों को आप सारे ग्रेन्स की रोटियाँ दें, मल्टीग्रेन रोटी दें अपने बच्चों को, जिसमें आप होल व्हीट, चक्की का आटा, जो आपके पास लाल आटा होता है, आप एक टाइम पे, लेकिन आपने 3 ग्रेन से ज़्यादा मिक्स नहीं करने। वो बच्चों के हाजमे का सिस्टम हमारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी जो आप 2 चॉइस कर सकते हैं, वो आप जवार और बाजरा कर सकते हैं, आप मकई कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अगर आप सरहद इलाके में रहते हैं तो जो आटा आप मिक्स कर सकते हैं वो आप उसका कर सकते हैं, बाजरे का मिक्स कर सकते हैं, आप जौ का मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इनकी गर्म तासीर होती है, और आप कुट्टू का मिक्स कर सकते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान का आटा है। इसी अल्लाह ताला ने वहाँ पे, क्योंकि वो इलाका जो है वो ठंडा है। और अगर आप रहते हैं गर्म इलाके में, तो जो आपके बच्चों के लिए, अभी हम बात करें, हम आगे डिटेल में भी करते हैं, जो चॉइस ऑफ ग्रेन्स आपने मिक्स करने हैं, होल व्हीट वो आपके पास जो है तासीर थोड़ी ठंडी करता है। अगेन आप जवार या बाजरा मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर न्यूट्रल से वार्म होती है। और राइस आपका प्रेफर्ड ग्रेन हो सकता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बारले को भी अक्सर उर्दू में जौ कहा जाता है। ये अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो ये आपकी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस जो है वो होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो आपकी अगेन जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है वो होल व्हीट होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए रोटी। ये आपके बच्चे को काम डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर आपका बच्चा हाइपो है, थोड़ा कम एक्टिव है, तो आपके पास जो चॉइस ऑफ आटा होना चाहिए, बच्चों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है, जैसे हम बड़ों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो आपके पास ओट होना चाहिए, वो आपके पास कॉर्न होना चाहिए। अगर आप शुरू से देख रहे हैं कि आपके बच्चे को जो गंदम है वो लेजी करता है, स्लो करता है, तो मकई का आटा आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। मकई का आटा और चावल, ये दो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। जवार और बाजरा भी आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। These are few of the options. सही। अब आ जाइए जी, वो लोग, हर दूसरा बंदा मुझे ओबेसिटी का शिकार नजर आता है, सो मुझे ये बता दें कि कौन सा आटा है जो कि मोटापे का शिकार लोगों ने उसके पास भी नहीं जाना। अच्छा, ऐसा है कि जब भी हम किसी भी ग्रेन की, क्योंकि अगर हम अच्छे ग्रेन्स भी लेते हैं ना, होल ग्रेन्स भी, वो है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही ना, बेशक वो स्लोली ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेके जाएगा, वो लेके जाएगा। ये मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी, चाहे आप दलिए जो है ना उनको भी एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, वो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन के लगेगा। अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो रोटियां डिनर में आपने बिल्कुल नहीं लेनी। याद है हमने एक बार पहले भी बात की थी। हाँ, रोटी दिन में 1 से 2 ही रखें, और आप उसको अपने दिन के पहले वाले हाफ में रखें, लंच या नाश्ते में रखें। जिस टाइम आपका जो नाश्ते में अवॉइड ही करें, लंच में रख लें। जिस टाइम आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होता है, आप खानों को, चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ओबीस पीपल आई नो, जो कि मेरे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, लवाकीन हैं, उनके ओबेसिटी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है ना, मेजॉरिटी ऑफ द ओबीस पीपल, उनको गंदम सूट नहीं करता, तो फिर मैं उनको गंदम नहीं रिकमेंड करती, चाहे वो होल व्हीट हो आपके पास। फिर मैं उनको बार्ले भी रिकमेंड नहीं करती, राई भी रिकमेंड नहीं करती। बेटर रिजल्ट्स जो मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं वो लोग जिनके जिस्म की तासीर ठंडी होती है, कोल्ड स्ट्रेस की तरफ होते हैं, उनको जब मैं ओट रिकमेंड करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी आ जाती है। जिनको न्यूट्रल से वार्म रिकमेंड करना, और जवार और बाजरे रिकमेंड करती हूँ। और वेट लॉस के लिए ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करवाती, 1 या 2 ग्रेन्स बस इसी में ही रखते हैं, और चावल अवॉइड करवाते हैं। फिर अदरवाइज चावल बहुत हेल्दी हैं। अगर आप वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाह रहे और हफ्ते में 1-2 बार आप दालों के साथ अगर उसका कंजम्पशन करें, आपके जिस्म को कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। बट वेट लॉस में आपका चॉइस ऑफ ग्रेन्स और ये लिमिटेड होना चाहिए, और रोटी के टाइमिंग्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, फिर डायबिटीज़ का शिकार है, कौन सा आटा इस्तेमाल करना है? ओट आपके पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है, ओट में एक बड़ा विशियस फाइबर होता है जिसको आप बीटा पेक्टिन कहते हैं, यानी वो आपके पास ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में कमाल रोल प्ले करता है। ओट के रिजल्ट्स ट्रिमेंडस, अमेजिंग, बहुत अच्छे आते हैं मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के जिस्म में हीट स्ट्रेस नहीं है तो ओट बहुत अच्छा है। मकई का आटा मैं थोड़ा सा अवॉइड कराती हूँ। मकई के आटे के बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। इनफैक्ट जिनको मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी हो, मकई का आटा मेरी टॉप प्रेफरेंस होता है। लेकिन क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है ना, तो कोई थोड़ी सी भी ऐसी चीज जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेज कर सकती है, उनको मकई का थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करवाते हैं। होल व्हीट के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं डायबिटिक से। अगर आप डायबिटिक हैं और जिस्म में हीट स्ट्रेस है और ड्राई बॉडी है, यानी आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, स्किन इची रहती है, चेहरा लाल रहता है, तो फिर आप होल व्हीट का आटा यूज कर सकते हैं ओट की चपाती की जगह। सही। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ अब आ जाए उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, 2 रोटियां खाना तो नॉर्मल बात है। हाँ। सो वो अगर आपका आदत ये बन चुकी है, तो फिर कौन सा आटा ऐसा जो अगर आप 2 रोटियां खा भी लें तो
आपकी डाइट थोड़ी ना नहीं, 2 रोटियां नहीं खानी, नहीं खानी, किसी को खाएं 2 रोटियां, ठीक है। अब 2 रोटियां अगर एक मजदूर खाता है जो कि सुबह से 6 से 7 घंटे तक ईंटें उठा रहा है, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, उसको तो खानी चाहिए। मेरी तरह जो सोफे में बैठा हुआ है और सामने कैमरे पे रख के बस बात कर रहा है, या फिर अगर कोई उससे भी ज्यादा सेडेंट्री है कि जो बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे हैं, उसने किस बात पे 2 रोटियां खानी है? भाई एक ऐसा मजदूर जिसने कोई सुबह से 1400-1600 कैलोरीज बर्न कर ली हैं भाग दौड़ के, या कोई ऐसी जॉब नेचर है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, वो तो खाए 2 रोटियां, बिल्कुल वो तो ले भाई 300-400 कैलोरी उस वक्त रोटियों से। अदरवाइज क्या जरूरत है? लंच को, खाने को, डिनर, इन चीजों को लाइट रखें। अच्छा, और है ना, आपको मानना पड़ेगा बहुत सारे लोगों का ये साइकोलॉजिकल इशू होता है कि 2 नहीं खाएंगे तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होगी। नहीं हमें तो मजा ही, एक्चुअली ये माइंड गेम होती है, माइंड गेम होती है। स्पेशली वो लोग जिनको वाकई उस वक्त उसकी जरूरत नहीं होती, ये प्लीज थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली, पहले आप उसको 1.5 पे लेके जाएं, फिर 1 पे लेके जाएं। आप खुद नोट करेंगे आपकी भूख विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है। आपको आधी से 1 रोटी से ऊपर जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखना ना, उसके साथ प्रोटीन भी तो ले रहे हैं, सालन भी तो ले रहे हैं, सब्जी भी तो ले रहे हैं, रायता भी तो ले रहे हैं, वो सारी कैलोरीज भी तो आप ले रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। वो आटा जो कि सबने घर में इस्तेमाल करना है रूटीन में, जो मैं कह रही हूँ कि रोटी तो सबने खानी है, वो क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, हर एक की बॉडी की तासीर डिफरेंट होती है। इफ जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी, अगर 2 बहन भाई भी होंगे, ठीक है, एक की बॉडी में हीट स्ट्रेस हो सकता है, एक की बॉडी में स्ट्रेस नहीं हो सकता। आपके घर में जितने भी लोग हैं जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जो ड्राई और रिची स्किन रहती है, जिनके मुंह पर छाले वगैरह निकल आते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, वीट, होल वीट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। और वो लोग घर में जो इंट्रोवर्टेड हैं, ये मैं बात खुद से नहीं कर रही, ये मैं चाइनीज़ मेडिसिन आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा काम और क्वाइट रहते हैं, जिनकी टांगों वगैरह में ऐसा लगता है जान नहीं रहती है, उनके लिए राइस बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, उनके लिए बाजरा बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, उनके लिए मकई बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। तो इट डिपेंड्स आप घर में, बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन वन होम, और एक घर में एक डायबिटिक भी हो सकता है, एक नहीं हो सकता, तो उस लिहाज से बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक नॉर्मल रवैया है, हम आटे को मिक्स कर लेते हैं 2-3 आटों के साथ, तो वो तो इस्तेमाल करना है या नहीं करना? इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन एक टाइम में 3 ग्रेन से ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि जब आप 3 ग्रेन से ज़्यादा मिक्स करते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा बर्डन ना करें, और ग्रेन्स आप होल ग्रेन्स ही मिक्स करें। एक और चीज़ जिस पर ना मैं बात करना चाहूँगी, स्प्राउट्स। हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता स्प्राउट्स क्या हैं, बस कुछ लोगों को पता है जो जाके रेस्टोरेंट में स्प्राउटेड सैलेड्स खाते हैं। आपके पास जो ग्रेन, ये सारे ग्रेन्स हैं, इनका जो बीज होता है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को लॉक करके रख सकता है, लेकिन उसमें एक ऐसा केमिकल बाइंडर भी होता है जो उस न्यूट्रिशन को जिस्म में रिलीज नहीं होने देता। जब आप उसको स्प्राउट में कन्वर्ट करते हैं तो वो केमिकल बाइंडर निकल जाता है, तो आपके जिस्म में न्यूट्रिशन रिलीज होती है अपनी गंदुम के, वीट बेरीज के, वीट के सीड को वीट बेरी भी कहते हैं। घर में स्प्राउट बनाए आप कहेंगी तो मैं उसका तरीका भी बता दूंगी। जरूर जरूर, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें, बल्कि अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा वो टाइम का, हाँ ठीक है। अगर मुझे अब ये बता दें कि हम लोग जो अपने नाजरीन को ये कहते हैं कि जी सब लोगों ने घर में रोटी चावल, आपने बैलेंस डाइट रख के खानी है, वो बैलेंस डाइट की टर्म में हमने रूटीन में रोटी का इस्तेमाल कितना करना है सब लोगों के लिए? आपके दिन में 2 रोटियां पूरी आपने रिकमेंड की, क्या ये बच्चों बड़ों सभी के लिए इक्वली है? देखें, बच्चों को तो दिन में 3 रोटियां भी चाहिए हो सकती हैं, सबके लिए इक्वल हो ही नहीं सकती है। बच्चों का मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, उनकी हड्डियां, उनका मसल ग्रो करे, वो एनर्जी मांग रहे हैं। लेकिन घर में जो दादा दादी हैं, उनको नाश्ते में भी अगर पराठा मिल जाएगा, दोपहर को और रात को भी रोटी मिल जाएगी, तो वो तो अपनी शुगर और बिल्कुल तो अपने लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एवरी पर्सन नीड्स अ सेपरेट डाइट चार्ट। हर इंसान का एक पर्सनलाइज प्लान होता है, उसकी एज, उसकी एक्टिविटी लेवल और उसकी मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर आप ये हैं तो आपको ये आटा चाहिए, ये है तो वो आटा चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन माय मिड 30s, आई एम फिजिकली वेरी एक्टिव एंड बट स्टिल आई डोंट कंज्यूम मोर देन 1 रोटी अ डे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाकी दिन में, और वो भी मैं सुबह के हिस्से में ले रही हूँ, मुझे पता है अब मैं मिड 30s में हूँ, मेरा मेटाबॉलिक रेट जो है वो नीचे जा रहा है, वो स्लो जा रहा है। मैंने दिन में दही भी लेनी है, हमने दिन में मैंने फल भी लेना है, सब्जी भी लेनी है, अंडे भी लेने हैं, गोश्त भी लेना है। तो आई थिंक हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रोटी से आ रहा है, नहीं, आपको सब्जी से भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, फल से भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, आप जो सीड्स ले रहे हैं उनसे भी आ रहा है। तो आई थिंक फॉर पीपल अवर एज इतना काफ़ी है। जो आप 20s में आ जाए, बच्चे आ जाए, फिर आप 2 रोटियां एंड देन बच्चों के लिए 3 रोटियां इज एनफ, फिर एल्डरली के लिए अकॉर्डिंगली। लेकिन कुछ एल्डरली भी ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में बहुत नकाहत होती है, तो उनको भी मैं ऐसी रेसिपीज देती हूँ जिसको मैं व्हीट पुडिंग कहती हूँ, मैं बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून हम व्हीट का लेते हैं। जिन लोगों के घर में दादा दादी, अगर उनको
बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है और ठंड लगती है हाथों पैरों में, उसमें 6 से 7 कप आप पानी के लें, उसको आपने पहले अच्छी तरह उबालना है, ये चाइनीज़ रेसिपी है, और उसके बाद आपने उसको 6 घंटे के लिए हल्की आंच पे सिमर करते रहना है और इसका पानी आप अपने घर में अपने दादा दादी बुजुर्गों को दें। और अगर आपने इसकी तासीर बढ़ानी है, इसमें थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़े से नट्स डाल दें, आप देखेंगे उनके जिस्म में जान आ रही है। अब वो ये नहीं कहेंगे हाय साढ़े हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, लता पीड़ होती पई है, ये ये देखिए कितना इसका फायदा। अच्छा, मैदे का इस्तेमाल, क्योंकि हम जो बाहर से रोटी खरीद के खाते हैं ना, उसमें मैदे का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली खाते हैं, डोंट रिकमेंड एट ऑल। सफ़ेद है ये आपके पास, इसमें कोई नरिशमेंट नहीं है, ये आपको सिर्फ मोटा करता है, आपको फुलाता है, आपको डल करता है। आई जस्ट डोंट रिकमेंड इट। और ये समोसे और ये सब कुछ इसी के बने होते हैं। आपकी सारी बेकरी प्रोडक्ट्स, आपके सब बेकरी कहाँ हेल्दी है? बेकरी कब हेल्दी है? बेकरी अनहेल्दी है। इसको अपने चीट डेज के लिए रखें, बहुत मजे का है, मुझे भी अच्छा लगता है, चीट डेज पे खाएं। सही। सो आपको किसी के लिए भी, किसी एज ग्रुप के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अभी से उन्हें एडिक्ट मत बनाएं। नान तो लोग बहुत शौक से खाते हैं लाहौरी, ये बाहर का गलत करते हैं ना। अब वो बस मेजॉरिटी, अभी हम एक चीज पे बात करें तो मैं कहती हूँ मेजॉरिटी की जो चीज बनती है वो बस उसकी निशानी बन जाती है। ठीक है। अब डाइट कंट्रोल लोग जो है ना, वो कहते हैं एक टर्म हमारे साथ यूज की जाती है कि आपने जो आटा इस्तेमाल करना है ग्लूटेन फ्री करना है। तो मुझे वो बता दें ये क्या है बेसिकली। अच्छा, वैसे मेडिकली ग्लूटेन फ्री उन लोगों को रिकमेंडेड है जिनको ग्लूटेन एलर्जी है या जिनको सीलिएक डिजीज है। लेकिन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ना मुझे ये कहते हैं, मैं खुद भी ग्लूटेन से दूर रहती हूँ, कि जब हमने ग्लूटेन छोड़ा हमारी लाइफ बेटर हो गई है। अच्छा, बहुत सारी चीजें अना, दो चीजें होती हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी। अगर आपको एलर्जी है ग्लूटेन से वो टेस्ट में आ जाएगी, लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी है ना ग्लूटेन से वो टेस्ट में नहीं आएगी। इसका टेस्ट आपने खुद करना होता है अपने तौर पे। अब ग्लूटेन एलर्जी के सिर्फ ये नहीं होता कि आपको फूला हुआ फील होगा, आपको हेडेक भी फील हो सकती है, आपको अपना मूड भी लो फील हो सकता है, आपको खाने के बाद नींद भी आ सकती है। 3 हफ्ते के लिए आपने अपना टेस्ट खुद करना है, ये मैं हर एक को कह रही हूँ, ठीक है, जो कि ग्लूटेन से जिनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। 3 हफ्ते के लिए ग्लूटेन छोड़ें। अगर आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपकी एनर्जी बेहतर जा रही है तो ग्लूटेन आपके लिए नहीं बना है। ग्लूटेन छोड़ने में कोई बुरी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं ग्लूटेन से दूर रहती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में कुछ मिस कर रही हूँ। सही। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दें, हमने ये तो मना कर दिया कि बाहर से नान रोटी आपने खरीद के नहीं खानी है। अब वो लोग जो कि मतलब बाहर जाके खाना खाने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, रूटीन में ये चीज़ें खाते हैं, नान रोटी, बहुत हमारे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, मजदूर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस में लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन यही रह जाती है। नुकसान क्या है रोजाना इन चीज़ों का इस्तेमाल? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हमारे पास, अगर आप, बताती हूँ क्या बोल रही हूँ, हमारे पास अगर आप सिर्फ 20 साल का स्टैट निकाल लेना अना, तो ओबेसिटी और डायबिटीज का ग्राफ यूं चढ़ता है ऊपर। कभी यूट्यूब पे या गूगल कीजिएगा, क्यों चढ़ता है ऊपर। आपने देखा है फास्ट फूड चेन ने किस स्पीड से ग्रो किया है ना। मैं ना इस बात को मानने से कासिर हूँ। कल भी मैं एक पेशेंट को कह रही थी कि आप ये क्यों कह रही हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। हम भी पूरा दिन बाहर होते हैं, आप सुबह के टाइम घर से अपने पूरे दिन का खाना बना के निकलें, आप अपना फल, अपना सलाद, अपनी दाल, अपनी रोटी अपने साथ लेके फिरें, आप उसको साथ लेके चलें। क्यों आपके पास ऑप्शन है? दिस इज एन एक्सक्यूज। अगर 99.9% लोग भी इस वक्त ये काम कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और इसके नतीजे वो भुगतेंगे अपने मिड 40s में और 50s में। और आपको पता है ये जो खाने हैं, ये जो जंक फूड है, ये आपके डीएनए को भी चेंज करता है। आपके बच्चे पैदा होने से पहले अपने जीन्स में इसके नतीजे भुगतते हैं। डबल रोटी का इस्तेमाल जो लोग सुबह नाश्ते में करते हैं, सफ़ेद डबल रोटी के मैं शदीद हक में नहीं हूँ, क्योंकि सफ़ेद डबल रोटी आपके पास हेल्दी नहीं होती है। ब्राउन ब्रेड, अगर जेन्युइन ब्राउन ब्रेड है आपके पास, वो बहुत अच्छी है। मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट देन अगेन एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों को मल्टीग्रेन ब्रेड भी सूट नहीं करती, उनको सुबह सुबह लगता है उसने भी हमें भारी कर दिया है। बट अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी लेवल बहुत देर तक चलता रहता है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैसेज सबको यही देना चाहूँगी कि अपनी बॉडी का किसी भी डॉक्टर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको खुद हमेशा एक एलिमिनेशन और फूड चैलेंज प्रोग्राम पे चला करें। अगर आपको फील हो रहा है कोई अनाज कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उसको कुछ अरसे के लिए अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके देखें। आप अपना डाइट प्लान खुद भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। ये ना कि फिर लोग आपके पास रब्ता कैसे करेंगे, लेकिन जी ज़रूर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, मेरे ख्याल से गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी अगर सेहत बेहतर रहेगी तो फिर ज़िंदगी से आगे तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनूबी कोरिया 2 बार नेपाल में भी पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी कर चुकी हैं। अपनी मेहमान का आपके साथ तारुफ कराएंगे। फ्लावर ज़हीर बाजवा ने किया है। सो इनकी कामयाबी, इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत, और क्या ये लड़कियों के लिए राइट फील्ड है, इस पर तो हमने ज़रूर बात करनी है।
और फिर माशाल्लाह से जिस तरह से कामयाबी से आगे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, बहुत सारी दुआएं भी इनके लिए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल क्या होगा वो भी जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लावर नाम है आपका माशाल्लाह से, ये अंग्रेजी वाला फ्लावर है जी। किसने रखा ये नाम? ये मेरे पेरेंट्स ने रखा था मेरा नाम, और जैसे आप कहते सिनफ नाजुक, इसको नाजुक के सेंस में नहीं रखा गया, इसको मुनफरिद करने के लिए रखा गया। वो तो आपकी वीडियो देखने के बाद पता चल गया है कि सिनफे नाजुक, मैंने पहले ही कहा है कि खवातीन को अब सिनफे नाजुक नहीं कहना चाहिए। सो कैसा लगता है माशाल्लाह से जब हर जगह पर आपकी कामयाबी की बातचीत की जाती है, ऑल्दो इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होगी, इस कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? इस कामयाबी का राज ये है कि मैं अब चाहती थी कि इस सोसाइटी में जहाँ पे लड़कियों को इतना नहीं अब्लाइज किया जाता, मेरे फादर ने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए मुझे इतना अब्लाइज किया, तो मेरी सारी जो मेहनत है उन्हीं के लिए है कि मैं उन्हें प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर इस सोसाइटी में रहते हुए, मुआशरे से लड़ते हुए अगर मुझे इतना बैकअप किया है, तो मैं उन्हें हर मुकाम पे प्राउड फील करवा सकूँ। सही। कब से आपने सारी प्रैक्टिस शुरू की? और लड़कियों को तो डर भी लगता है, कभी चोट नहीं लगी? हाँ, चोट लगी है, मुझे घर पे चोट लगी है। मेरा भाई और मैं इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे पापा कहते थे इसको मारो, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो मेरी स्ट्रगल आई थिंक 10-12 साल की एज से स्टार्ट करवा दी थी। मेरे फादर ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला था क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ट्राई किया जाए कि किस फील्ड में ये अच्छा कर सकती है। तो मैंने जिमनास्टिक, साइकिलिंग, टाइकोंडो सब साथ में किया था, तो टाइकोंडो में मैं अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने मुझे उसी के अंदर एक्सेल करने दिया। सो फिर टाइक्वांडो की तरफ आप आई तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी क्या फिर इसकी कहीं से ली? जी, मैंने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स है लाहौर में, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह से मेरे इरादे नेक थे, मेरे पेरेंट्स के इरादे नेक थे, तो उसकी वजह से मुझे हर मुकाम पे अच्छे लोग मिले, अच्छे कोचेज़ मिले हैं, और मैंने भी उतनी मेहनत की है। तो वही कोचेज़ की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से मैंने अभी कॉलेज की, स्कूल की एजुकेशन जो है कंप्लीट की, और मैं अब नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ डिफरेंट कंट्रीज में। कांसी का तमगा भी आपने 2 हफ्ते पहले जो मुकाबला हुआ उसमें हासिल किया, तो मुझे कुछ उस मुकाबले के बारे में बताइएगा। कौन कौन से ममालिक थे, कितने उसमें लोग शामिल थे, और आपने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी कैसे दिखा दी? मैंने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी इस तरह से उसके अंदर शो की क्योंकि आजकल मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अंडर साउथ कोरियन कोच। ये हमारे कुकीवॉन की तरफ से कोरिया में जो एक प्रोग्राम है उसके थ्रू हमें कोच भिजवाए गए हैं कोरिया से। कोरिया की नेशनल गेम है बेसिकली टाइकोंडो। तो एक्सपर्ट जब आए हैं तो उन्होंने हमें पूरा साल इस्लामाबाद में हमें नेशनल कैंप में ट्रेनिंग करवाई है, जिसकी वजह से हमने जो टारगेट था हमारा नेक्स्ट ईयर का साउथ एशियन गेम्स का, कि हमने तमाम साउथ एशियन के कंट्रीज़ के जितने कंट्रीज़ हैं उनको बीट करना है वहाँ पे, जिसके अंदर इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो नेपाल की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, हमने सबको बीट किया। मेरे बाकी टीममेट्स ने भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब ने विन किए वहाँ पे। तो आई थिंक जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन की तरफ से अच्छे कोचेस की सूरत में, उसी का रिजल्ट था ये सब। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं, हम आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे हैं, उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ क्रिकेट 1-2 ऐसे गेम्स हैं। मैं तो आप कह रहे हैं कि बहुत सपोर्ट किया, तो फिर इस तरह की शिकायत मेरे ख्याल से राइट नहीं है। नहीं, राइट है भी है, क्योंकि हमारी तरफ प्रोसेस बहुत स्लो है। प्रोसेस स्लो जब हो जाता है तो फिर हमें एक चीज़ अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जो हमें कोच मिले, पिछले साल जो हमें कोच मिले हैं इंटरनेशनल मेरी कैटेगरी के लिहाज से, अगर वो हमें कुछ साल पहले मिल जाते तो ये जो अभी मेडल आया है वो मेरा साउथ एशियन गेम्स में भी आ सकता था, जो लास्ट ईयर 2019 में हुई थी। जिन कंट्रीज़ को मैंने अभी बीट किया है वो मैं 2 साल पहले भी कर सकती थी अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती तो। सही। सो मुझे बताइएगा, ये जो अभी रिसेंट मुकाबला हुआ जिसमें माशाल्लाह से आपने कामयाबी हासिल की है, कितनी प्रैक्टिस इसके लिए करती हैं, क्या आपकी रूटीन क्या रहती है? प्रैक्टिस हमारी 2 टाइम होती है। जब हम पाकिस्तान कैंप में होते हैं 3 आवर्स सुबह होती है, 3 आवर्स ही शाम में होती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है। आपको मेरी सेहत से पता चल जाएगा। मैं आने लगी थी इस तरफ भी कि अपने खाने पीने का, डाइट का कैसे ख्याल? बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है ट्रेनिंग के लिए। बहुत ज़्यादा खा के आप बिल्कुल स्लिम सी नजर आ रही हैं। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो खाया पिया जो है वो ट्रेनिंग में यूटिलाइज हो जाता है सारा। सही। सो मुझे ये बताइएगा, जब यहाँ से बाहर जाती हैं दूसरे ममालिक में परफॉर्म करने के लिए, वो एक आपके ऊपर प्रेशर भी होता है कि आपने बाहर जाके मैदान में आके कैसा फील होता है? डर लगता है, लेकिन
एक्चुअल जो टारगेट होता है ना, अपने फियर्स को ही ओवरकम करना होता है। तो पहले ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जब मैट पे पहुंच जाते हैं ना, फिर अल्लाह का नाम लेते हैं कि नहीं अब ये चीज़ करनी है, अपॉर्चुनिटी मिली है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए हैं, अब इसका नाम रोशन करना है, तो फिर सब चीज़ें भूल के उस टाइम परफॉर्म करना होता है। बस फैमिली में कोई और है स्पोर्ट्स में? मेरा भाई है। भाई है, अच्छा। और मुझे ये बताइएगा, कभी ये नहीं कहा कि पेरेंट्स ने एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, या फैमिली में लोग बातें करेंगे कि बच्ची को स्पोर्ट्स की तरफ भेज दिया, दूसरे ममालिक में अकेली जा रही है? ऑब्वियसली ये चीज़ें साथ साथ हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहती हैं। ये सोसाइटी की तरफ से था, मेरी फैमिली की तरफ से इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो किसी को बोलने नहीं देते थे इस बात पे। बट स्टिल वो चीज़ भी हट गई थी क्योंकि मेरे फादर की जब डेथ हुई 10 साल पहले, तो हमारा जो एक बना बनाया विजन था ना, वो डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम। उस टाइम ये चीज़ थी कि यहाँ तो हम गिव अप कर देते और जैसे हमारे ख़ानदान में बाकी बच्चे लाइफ गुजार रहे थे वैसे ही गुजारना शुरू कर देते। उसमें फिर सबसे बड़ा रोल प्ले किया मेरी मदर ने, कि उन्होंने हमारे जो फादर का विजन था उसको रुकने नहीं दिया, हमें किसी तरह से उन्होंने ग्रिप नहीं किया, उन्होंने हमें एक्सेल करने दिया है, लड़कियों को भी अपने घर में और मेरे भाइयों को भी। सही। तो जो उनका विजन था कि अपनी स्पोर्ट्स में अच्छा करें, जो सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, जो जिसका जो दिल कर रहा है ना वो करे, लेकिन उसमें अच्छा करें। सही। फ्रीडम थी हमें अपनी फील्ड चूज़ करने की। अच्छा, मुझे बताइएगा फाइनेंशियली किस तरह से सपोर्ट आपको मिलती है आपकी फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि आपने दूसरे ममालिक में दौरे करने के लिए जाना होता है, तो अच्छा खासा फिर बजट तो इसके लिए दरकार होता ही है ना? जी, हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो फेडरेशन ही स्पॉन्सर करती है, फेडरेशन स्पॉन्सर करती है। अगर गेम्स के इवेंट्स होते हैं तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, गवर्नमेंट हमें स्पॉन्सर करती है उसके लिए। सही। सो पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की स्कॉलरशिप पर, कैसा एक्सपीरियंस ये रहता है जब आप एक जगह पे नुमायां कारकर्दगी दे रहे हो? तो स्टूडेंट एवरेज हैं कि अच्छी स्टूडेंट? बहुत अच्छी स्टूडेंट है, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। अब मेरी ये स्टोरी है कि मैं स्कूल में जब थी 9th-10th में, तो मेरे टीचर्स ने कहा था ये मैट्रिक भी नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन जब मैंने क्या कहते हैं पढ़ा और मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया, तो उस साल सिर्फ मेरी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने टॉपर्स को नहीं बुलाया स्टेज पे, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया था अप्रिशिएट करने के लिए कि ये वो बच्ची है जो स्पोर्ट्स में थी, और उसके टीचर्स ने बोला था ये कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी स्पोर्ट्स में भी कंटिन्यू किया और उसने अच्छे ग्रेड्स भी हासिल किए। तो उस चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे साथ साथ पढ़ना भी है क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई तो फिर बजट का इशू आ गया था। लेकिन फिर मुझे पता चला जिस चीज़ की नॉलेज बाकी लोगों को नहीं है, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं दे सकती हूँ, कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा और फील्ड हैं जो आपको स्टडी में आगे एक्सेल करने देती हैं। जैसे स्पोर्ट्स ही है, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं स्पोर्ट्स पे, स्कॉलरशिप पे। तो मैं टाइकोंडो में अच्छा कर रही थी, तो मुझे कॉलेज में भी अच्छे एडमिशन मिल गया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में फुल्ली स्कॉलरशिप पे मैंने पढ़ा, और जब मैं मेडल्स विन करती थी तो उसकी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी जो मैं पॉकेट मनी अपने यूज़ करती थी। तो मुझे कभी भी फाइनेंशियली उस लिहाज से इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों में। चलिए, दैट्स ग्रेट। इसके पीछे आपकी अपनी मेहनत थी। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगी देखने वालों में, पेरेंट्स को सबसे पहले, कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें ग्रो करने दें, उनको एक बॉक्स में ना कैद करें, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने दें, ग्रो करने दें, लेकिन बाहर वालों के लिए ना छोड़ दें उसको। पहले घर में आपस में बात किया करें। मैं इसके ऊपर बोलती हूँ कि लोग कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाके कहती हैं हमारी लाइफ हमारी मर्जी। मैंने कभी बाहर जाके ये बात नहीं बोली। क्यों? सब कहते हैं शायद इसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद इसलिए ऐसा बोलती है, इसके घर की तरफ से इसको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, मैं बाहर जाके जितना भी करती हूँ ना, मुझे पता है कि मेरी घर की क्या लिमिट्स हैं, और मैं जो पहनती हूँ मेरे घर वालों को उससे कोई इशू नहीं है। आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करवाना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन उनसे बात करें, ठीक है? अगर एक गैप जो है ना वो अपने कॉम्प्लेक्स किसी अपने पहले जो बच्चे को बाहर जाके कॉम्प्लेक्स होना है ना किसी चीज़ का, कि किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी ने क्या खरीदा हुआ है, किसी के पास कैसा फ़ोन है, आपको घर में अपने बच्चों के साथ इस तरह कन्वर्सेशन करनी चाहिए कि किसी चीज़ का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मेरे कपड़े मेरी अम्मी सिलाई करती हैं, मैं सबसे अच्छा पहनती हूँ, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी चीज़ का बाहर जाके। अच्छा, किसी के पास कैसा फ़ोन है, किसी के पास कोई कैसी ड्रेसिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे अपने जो मेरा सर्कल है उसके अंदर मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ, मैंने अपने बलबूते पे ये चीज़ की है, तो उसकी वजह से मैंने कभी भी बाहर जाके कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हुई कि अच्छा कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मुझे पता है मैंने क्या स्ट्रगल की है जो बाकियों ने नहीं की। बिल्कुल सही कहा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे इंसान को। जो बिल्कुल सही कहा। एक जो गैप है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, वो ख़त्म होना चाहिए, और ये पेरेंट्स ही जो बच्चों की सपोर्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
सो आज की हेल्दी टिप में ज़ीरे का इस्तेमाल, जो कि आपके घर में सभी के मौजूद होता है, किस कदर आपके लिए मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम का जो लोग शिकार रहते हैं, पानी में बॉयल करके अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये बेहतर हो सकता है। फिर इसके अलावा वो लोग जो कि बदहज़मी का शिकार रहते हैं, खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग फील होती है, उनके लिए भी बेहतर है। आयरन की वाफिर मिकदार फराहम करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जिगर और गुर्दे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में भी ज़ीरे का इस्तेमाल जो है ये मुफीद है। फिर आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है जिस्म का, उसको बैलेंस रखता है, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। मैदे और जिगर में रसौली बनने के इम्कानात भी इससे कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल मौसर हो सकता है। सो मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। आप इसको किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। रानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें, पानी में बॉईल करके इसका इस्तेमाल कर लें, दोनों सूरत में आपके लिए बेहतर है। अब चलते हैं, बाहर उमर डार मौजूद हैं जो कि हमें आज की रेट लिस्ट बताएंगे। ओवर टू यू। की कीमतों ने शहरियों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी जानिब सब्जियों का जो सरकारी निर्ख और ओपन मार्केट के रेट में जो तजाद है वो भी जो है हस्ब रिवायत बरकरार है। अगर बात की जाए सब्जियों के आज के रेट्स की, जो टमाटर की जो कीमत है उसने डबल सेंचुरी स्कोर कर ली है। टमाटर का सरकारी निर्ख 205 है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्याज का सरकारी निर्ख 130 है, लेकिन ओपन मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो शिमला मिर्च 320 के बजाय 350, मटर 310 के बजाय 340, टिंडा 135 के बजाय 150, मेथी 115 के बजाय 130, अरवी 105 के बजाय 110, घिया तोरी 105 के बजाय 120, बंद गोभी 100 के बजाय 110, फूल गोभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें बताए सब्जियों के रेट। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।